Hello everyone. In the last lecture we started chapter 6. We introduced the chapter. We talked about why first law of thermodynamics is a necessary but not sufficient condition for a process to occur. First law of thermodynamics सिर्फ हमें ये बताता है कि energy is conserved, but वो हमें ये नहीं बताता कि energy has a quality as well along with quantity. Similar amount of energy under different conditions, let's say under different temperatures, doesn't have the same quality. Hence, they are not equivalent. तो इसकी बेसिस पे हमने बात की why second law is required. कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने इंट्रोड्यूस की, लाइक थर्मल रिजर्वॉयर क्या होता है, सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड क्या होता है. फिर हीट इंजन की बात की कि अगर हमने हीट को वर्क को अगर हीट में कन्वर्ट करना है तो इट्स प्रीटी सिंपल. इट कैन बी डन वेरी इजीली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन मेनली. बट जब हमने हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है तो वी नीड वेरी स्पेशल डिवाइसेस हैविंग अ वेरी स्पेशल मैकेनिज्म. तो इस तरह के जो डिवाइसेस है वी कॉल देम हीट इंजन. ओवरऑल बेसिकली स्टीम पावर प्लांट जो है इट इज यू कैन से अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट अ हीट इंजन इज. गाड़ी का इंजन भी है, लेकिन थर्मो 2 में जिस तरह डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा वो साइक्लिक नहीं है, वो एक क्लोज साइकिल नहीं है. उसमें हम गैस को एग्जॉस्ट कर देते हैं, हम उस गैस को रिसाइकल नहीं करते, हमारा लूप कंप्लीट नहीं होता स्ट्रिक्टली स्पीकिंग. दो कि हम जब मॉडलिंग उसे करते हैं, उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, थर्मोडायनामिक मॉडलिंग करते हैं, तो हम उस सिस्टम को एक इक्विवेलेंट सिस्टम से रिप्रेजेंट कर देते हैं जिसमें फ्लूइड एग्जॉस्ट नहीं हो रहा. बट अगर हम एक्चुअल सिस्टम्स की बात करें तो स्टीम पावर प्लांट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वाटर रिसाइकल होता है. ऐसा नहीं होता कि हम टरबाइन के बाद वाटर को एग्जॉस्ट कर दें और फिर दोबारा वाटर इनटेक करें. तो हाउ स्टीम पावर प्लांट वर्क्स सिंपली, वी हैव अ पंप, वी रेज द प्रेशर, देन इन अ बॉयलर वी हीट द फ्लूइड, हम स्टीम बनाते हैं, फिर टरबाइन में उसको एक्सपेंड करते हैं, फिर उस एक्सपेंड करने के बाद उसको अपनी इनिशियल कंडीशन में लाने के लिए हम कंडेंसर से गुजारते हैं और फिर वो फाइनली इस सिमिलर स्टेट में आ जाता है जिस पे वो साइकिल स्टार्ट हुआ था. सो दिस कीप्स ऑन हैपनिंग अगेन एंड अगेन. थर्मल एफिशिएंसी हमने डिफाइन की सिंपली, इट इज वर्क नेट डिवाइडेड बाय क्यू इन, डिजायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. So and in this way we suggested कि जो QL है वो हमेशा Q8 से कम होता है, and hence heat engine always have efficiency less than 1. An ideal heat engine, इसमें कोई friction नहीं है, इसमें कोई non ideal fluid behavior नहीं है, it is completely ideal. Even then जो thermal efficiency है it cannot exceed or it cannot be equal to unity. जैसे कि हमने बात की थी कि हमने हमेशा हीट रिजेक्ट करनी है एटमॉस्फेयर में. जिस तरह स्टीम पावर प्लांट है इसमें हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं थ्रू कंडेंसर. कंडेंसर क्या करता है कि जो स्टीम होती है उसको लिक्विफाई करता है और वो हीट को एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करता है. तो कैन वी अवॉइड दिस क्यू आउट? इसकी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन तो मेरे पास नहीं है, बट आई कैन गिव यू एन आइडिया यूजिंग दिस वेरी सिंपल हीट इंजन. हीट इंजन क्या करता है, उसको हीट दो तो वर्क करता है. तो सिंपली क्या है, आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें पिस्टन है और उसके ऊपर कुछ लोड रखा हुआ है. ऑलराइट, देन वी हैव टू स्टॉप्स, वन स्टॉप इज हियर, अदर स्टॉप इज हियर. अभी गैस 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और लोड यहाँ पे है. अब मैं इसको हीट देना स्टार्ट कर रहा हूँ. अब जब मैंने इसे हीट देनी है तो मैंने इसे लाजमी एक ऐसे सोर्स से हीट देनी है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो. लेट्स से मैंने इस लोड को यहां तक पहुंचाना है और यहां तक ये तब एक्सपेंड करेगा जब इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो. अगर मैंने एक ही सोर्स से देनी है हीट और उसका फिक्स टेम्परेचर हो तो उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए वी टेक लेट्स से अ रिजर्वॉयर और अ सोर्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वी स्टार्ट इनपुटिंग हीट. जैसे हम इसको हीट देते जाएंगे ये एक्सपेंड करता जाएगा. लेट्स से वी गिव 100 किलो ऑफ हीट. दिस नंबर्स आरंट एग्जैक्ट. फॉर एग्जाम्पल इसको कितनी हीट देनी है, इट डिपेंड्स ऑन कि ये ओवरऑल वॉल्यूम कितना है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है. बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया,
we are talking about these numbers. Now we know कि जो हम हीट दे रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे मिल रही है, क्योंकि आपके पास ये जो लोड है ये फिक्स्ड है. Hence heat supplied U plus PV. अब ये वॉल्यूम बढ़ा जिसकी बेसिस पे, एंड वॉल्यूम इज दिस एरिया into this length. So mainly, actually let's call it P delta V, and it is equal to, इसको ऐसे लेते हैं, डेल्टा Q is equal to डेल्टा U plus डेल्टा V. अब डेल्टा U भी हो रहा है, why? Because यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, so डेल्टा U is not zero, so it becomes डेल्टा U plus P A डेल्टा L. तो हम देख सकते हैं जो ओवरऑल हीट है उसका एक पार्ट यहां गया है और दूसरा पार्ट यहां गया है. लेट्स से 100 दिया है, तो यहां पे जो एनर्जी उसने सर्व की है वो 15 किलो जूल की है और यहां पे 90 की है. ये कुछ भी हो सकता है, लेट्स से यहां पे 40 की है और यहां पे 60 की है. इट कैन बी एनी वैल्यू, बट इट कैन नॉट बी 100 हियर. ठीक है, बिकॉज ये भी चेंज हो रही है इंटरनल एनर्जी भी. तो अब 15 किलो जूल यहां पे हमने स्पेंड कर दी, तो 100 में से कितनी बच गई? 85 यहां पे स्टोर्ड है इन द फ्लूइड. अगर मैं इस 85 किलो जूल को वापस यहां पे दे दूं इस रेजर्वॉयर में, तो मेरे पास ओवरऑल सिस्टम क्या होगा? और इस तरह दूं कि ये टेम्परेचर भी 30 हो जाए. मैंने साइकिल कंप्लीट करना है, ठीक है. तो मैंने इस फ्लूइड को वापस 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे और यहां पे लाना है पिस्टन को, और फ्लूइड को 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे. उसके लिए मैंने 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना है और 85 किलो जूल ऑफ एनर्जी वापस रिजर्वॉयर में देनी है. अगर मैं ये कर लेता हूं तो ओवरऑल मैंने 15 किलो जूल ऑफ एनर्जी दी होगी 100 किलो इसमें से, और 15 किलो जूल ऑफ वर्क लिया होगा. और मेरे सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपनी इनिशियल कंडीशन स्टेट में वापस आ गए होंगे. बट एक्चुअली क्या होगा? एक्चुअली जब मैंने 90 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट वापस देनी है तो मैं 100 पे नहीं दे सकता, बिकॉज ऑफ आप कह सकते हैं सेकेंड लॉ की ये इम्प्लीकेशन है कि हीट की डायरेक्शन है फ्लो की. अब मैं 90 से 30 आना, तो मुझे जो सिंक है ये रेजर्वॉयर है वो मुझे 30 डिग्री से भी कम पे चाहिए, तो वो मुझे 20 पे चाहिए अगर मुझे सिंगल रेजर्वॉयर में यूज करता हूं. तो अब मैं 30 से डिग्री, जब मैं 85 किलो जूल 20 डिग्री रेजर्वॉयर में दूंगा, तो अब ये कंडीशन तो ठीक है, मैंने 15 किलो जूल ऑफ एनर्जी हीट दी और 15 किलो जूल ऑफ वर्क लिया, बट जो 85 किलो जूल मैंने वापस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिए, नाउ दिस हीट इज यूजलेस. इसको मैं दोबारा वर्क के लिए यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वर्क करने के लिए मुझे एक हाई टेम्परेचर रेजर्वॉयर चाहिए जो कि हीट दे और मैं उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकूं. 20 डिग्री सेंटीग्रेड रेजर्वॉयर से मैं अब हीट एनर्जी कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर सकता. तो इन एसेंस मैंने वो 100 किलो जूल इन एसेंस मैंने 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी यूज की है, जिसमें से 15 किलो जूल को मैंने वर्क में कन्वर्ट किया और 85 किलो जूल मैंने जाया कर दिया, क्योंकि वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और मैं इसको अब यूज नहीं कर सकता. तो जब मैंने इसको वापस अपनी स्टेट में लाना है तो लाजमी है कि मैं कोल्ड रेजर्वॉयर को हीट दूं, क्योंकि जब मैंने हीट दी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज की है. मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता कि मैं जितनी भी हीट दे रहा हूं उसको मैं सारे के सारा वर्क में कन्वर्ट कर दूं. मैंने इसको इंटरनल एनर्जी में भी लगाना है. वन थिंग, हेंस, एंड सेकेंड थिंग, जो मेरे पास एक्सेस हीट है उसको मैं वापस उस रिजर्वॉयर में नहीं सेव कर सकता कि मैं दोबारा
इस हीट को वर्क के लिए यूज कर दूंगा, मुझे उसको लोअर टेम्परेचर रिजर्वॉयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मैं लोअर टेम्परेचर रिजर्वॉयर में जब मैं क्यू आउट दूंगा तो वो जो हीट है वो यूजलेस होगी। सो दिस शोज के क्योंकि वर्क जो है हमारे पास वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता उस तरह से कि मतलब अगर इलेक्ट्रिक वर्क है तो उसको मैं पूरा पूरा हीट में कन्वर्ट कर पाता हूं, बट क्योंकि हीट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, उसकी वजह से डिफरेंस इन टेम्परेचर हीट की यूजेबिलिटी को चेंज कर देते हैं एंड ओवरऑल उसकी बेसिस पे मेरे पास जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसीज वेरी कर जाती हैं। सो आई होप इट्स क्लियर। आई वुडंट से इट्स अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट आई थिंक इट शोज कि क्यों हमें क्यू आउट करना लाजमी है, और जब हम क्यू आउट कर देते हैं तो क्यों उस क्यू आउट को हमने एज अ वेस्ट हीट लेना है, उसको हम दोबारा फॉर वर्क यूज नहीं कर सकते। So this gives a statement of second law of thermodynamics known as Kelvin-Planck statement. It is based on heat engine, and it states that it is impossible for any device that operates on a cycle to receive heat from a single reservoir and produce a net amount of work. इसमें इंपॉर्टेंट है साइकिल, कि आपने साइक्लिक डिवाइस है, एक्चुअल आपने कोई भी चीज आपको चाहिए वो साइक्लिक ही होगी, क्योंकि जो भी चीज साइक्लिक नहीं है वो कॉन्टिन्यूसली वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम हर साइकिल के बाद चेंज हो रहा है, और हम कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जो कि इतनी वेरिएशन इन प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम कर सके। आइदर इट वुड गो एक्सीडिंगली हाई, लेट्स से प्रेशर, हम ऐसा वेसल नहीं बना सकते जो इन्फिनिट प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सके, और लेट्स से वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो हमारा जो वेसल होगा उसका एक अपना वॉल्यूम होगा जो कि विद टाइम चेंज नहीं हो सकता। लेट्स से टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर भी हम नहीं कर सकते कंट्रोल, बहुत लो टेम्परेचर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए हम हमेशा जब डिवाइस बनाते हैं तो हम साइक्लिक डिवाइस बनाते हैं। जिस तरह गाड़ी का इंजन है, हमने हर चीज की हुई है कि हमने उसका टेम्परेचर इस रेंज में रखना है, उसका प्रेशर इस रेंज में रखना है, उसका वॉल्यूम इस रेंज में रखना है। ठीक है, वॉल्यूम में तो हमने एक्चुअल कैप डाल दी है कि वो सिलेंडर पिस्टन है वो वॉल्यूम को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने देगा ही नहीं, बट प्रेशर और वॉल्यूम भी एक लिमिट से ज्यादा हम नहीं बढ़ने दे सकते। ठीक है, तो उसमें बहुत हम थोड़ी वेरिएशन अलाउ करते हैं। तो साइक्लिक किसी भी एक्चुअल डिवाइस का होना जरूरी है जो कि हीट इंजन है जिसने हमें वर्क देना है। फ्रॉम अ सिंगल सोर्स कोई भी हीट इंजन हीट लेके नेटवर्क नहीं दे सकता। ठीक है, वर्क आउटपुट हमें नहीं मिल सकता। इट मस्ट ऑलवेज रिजेक्ट हीट, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी 100% से कम हो जाएगी। इस तरह का हीट इंजन एक्चुअली हम नहीं बना सकते। ओके, इट शोज कि थर्मल एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। ठीक है, और एज फॉर अगर पावर प्लांट की हम बात करें तो वर्किंग फ्लूइड मस्ट एक्सचेंज हीट विद द एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर एज वेल एज विद द फर्नेस। एक एंड पे फर्नेस है तो दूसरी एंड पे एटमॉस्फेयर जरूर है जिसमें हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। एंड फाइनली ये जो inefficiency of converting heat to work 100% manner is not due to friction or due to non-ideal fluid. It is fundamental limit. It is ideal behavior. Even with ideal behavior, we cannot achieve this. All right? For a cyclic process. Power plant को देखते हैं। हमने जिस तरह बात की थी, कंडेंसर होता है, फिर पंप पहले हम करते हैं, फिर इवेपोरेटर, यहाँ पे हम बॉयलर लिख सकते हैं। ठीक है, अ बेटर टर्म फॉर अ पावर प्लांट इज अ बॉयलर। फिर जब स्टीम बनती है तो हम एक्सपेंड कर देते हैं उसे टर्बाइन में, और ये कंडेंसर। ये सारी जो इधर मैं आपको रैंकिंग जो एक्चुअली पावर प्लांट है उसकी थोड़ी बात करूंगा, इसके बाद में कार इंजन की बात करूंगा, बट वेरी ब्रीफली बिकॉज दीज आर टॉपिक फॉर थर्मोडायनामिक्स 2। इसमें हम इन डिटेल इसको डिस्कस करेंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये इसकी पीवी डायग्राम है और ये इसकी टीएस डायग्राम है। नाउ व्हाट वी वांट कि हम क्यू इन दे और हमें वर्क आउटपुट मिल जाए। ठीक है,
हम क्यू इन दें और हमें वर्क आउटपुट मिल जाए। अब साइकिल को क्लोज करने के लिए मैंने 2 से 4 जाना है। अगर मैं चाहता हूं मैं क्यू इन दूं और वर्क आउटपुट ले लूं तो these two should be the same points. Alright? But ये एक्चुअली हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास जो आप कह लें ओवरऑल हम जिस तरह का सिस्टम होते हैं हमारे पास रियलिस्टिक सिस्टम या प्रोसेसेस हैं, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसकी बेसिस पे मैं आपको क्या कहते हैं इन दोनों पॉइंट्स को सिमिलर कर लूं। सही है, उसके केस में मुझे कोई वर्क आउटपुट नहीं मिलेगा। और इसी तरह ये टीएस डायग्राम है, इसमें मुझे ये दोनों पॉइंट्स सिमिलर चाहिए 4 and 2। अगेन दिस कैन नॉट हैपन। सही है, दरमियान में मुझे कुछ मजीद सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं जो कि इस तरह के हैं टू रिटर्न द फ्लूइड टू इट्स इनिशियल स्टेट, जिसकी वजह से मेरे पास क्यू आउट करना लाजमी हो जाता है। ऑलराइट, ठीक है। टरबाइन के बाद मेरे पास ये स्टेट है 2, पंप को भी लेट्स इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। और अब ये 3 स्टेट है। अब 2 से 3 में जब मैंने जाना है तो वो इतनी लो हीट है तो उसको जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो उसको मैं दोबारा यूज नहीं कर पाऊंगा, जिस तरह हमने ऊपर वाली एग्जांपल में देखा है, ठीक है। आप इसको देख लें, इसका टेम्परेचर बहुत लो है, 203 पॉइंट ये है, ये 203 पॉइंट है, तो ये टेम्परेचर बहुत लो है। अगर मैं 2 से 3 पे जाना तो मैंने हीट रिजेक्ट करनी है और वो हीट मैं दोबारा यूज नहीं कर पाऊंगा। ऑलराइट, फर्दरमोर एक और पॉइंट जिस तरह हमने पिछले चैप्टर 5 में देखा था, मुझे एक ग्राफ मिला, आई थॉट टू शेयर इट विद यू गाइस। ये लो प्रेशर टरबाइन एंटर हो रहा है, उसका 1 एग्जिट, 2nd एग्जिट, 3rd एग्जिट एंड फाइनली लो प्रेशर आउट। सो ओवरऑल ये टरबाइन का इनलेट है और ये टरबाइन का आउटलेट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है। ये एक्चुअल वेरिएशन आपको शो कर रहा है कि टरबाइन में क्या हो रहा है, स्टीम टरबाइन में, बट वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। सही, अब क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और लेट सेट पाइप का साइज जो टरबाइन के इनलेट पे और आउटलेट पे पाइप का साइज था वो सेम है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक इसकी स्पीड ने इंक्रीज करना है। सही है, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ लगाऊं ρ1 A1 V1 is equal to ρ2 A2 V2। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है यानी डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, ρ2 is less than ρ1। if A1 is equal to A2 जो कि टरबाइन का इनलेट और आउटलेट का पाइप है वो सेम हो, then V2 is greater than V1। सही है, if ρ1 is greater than ρ2 this implies V2 is greater than V1। तो सरप्राइजिंगली जो टरबाइन है वो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को नहीं, स्टीम टरबाइन, ठीक है, डिफरेंस है। विंड टरबाइन काइनेटिक एनर्जी को हार्नेस करता है, बट जो स्टीम टरबाइन है वो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को हार्नेस नहीं कर रहा, वो उसकी प्रेशर एनर्जी, उसकी एंथैल्पी को हार्नेस कर रहा है, ठीक है। एंथैल्पी प्रेशर एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी को हार्नेस वो कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी तो उसकी बढ़ रही है एट एग्जिट क्योंकि उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम आप देख सकते हैं यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है, इस वजह से कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। चैप्टर 5 में हमने बात की थी, मुझे एक ग्राफ मिला तो आई थॉट टू शेयर इट विद यू गाइस हियर। सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, हमने पॉइंट 2 और 3 को जब मिलाना है तो वी हैव टू रिजेक्ट हीट। अगर हम इस हीट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बेशक हमने क्यू आउट किया होता लेकिन स्टिल वो यूजफुल होता, और हम उसको वर्क में अगेन कन्वर्ट करते तो हमारे पास क्यू आउट लॉस ना होता, वो हमारी एफिशिएंसी को कम ना करता। बट
क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर पे क्यू आउट है और उसको हम ऐसा कोई सिंक नहीं है, ये भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये भी हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है वो भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हीट रिजेक्ट होगी और इसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, hence it's a loss and hence our heat engine has an efficiency of less than 100%. Similarly कार का इंजन है, यहाँ पे कंबशन हुई है, यहाँ पे पिस्टन एक्सपेंड किया है, यहाँ पे रिजेक्शन हुई है हीट की और यहाँ पे हमने वापस जो क्रैंकशाफ्ट कंप्रेस करती है ये कंप्रेशन है। अगर आप इसको नहीं एग्जैक्टली समझते तो इट्स ऑल राइट, इट्स थर्मो टू टॉपिक्स। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं क्यू आउट को खत्म करना चाहता हूँ तो मैंने 0.4 से 0.1 पे आना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि ये जो कर्व है ये 3 का यहाँ से यहाँ आने के बजाय सीधा यहाँ आता, और सिमिलरली इन द प्रीवियस ये कर्व्स यहाँ पे यहाँ आने के बजाय सिमिलरली यहाँ से डायरेक्टली 1 से 3 पे जाता। ऐसा कोई रियलिस्टिक या फिजिकल प्रोसेस नहीं है जो फ्लूइड को इस तरह बिहेव कर पाए 1 2 3। ऑलराइट, एंड सिमिलरली 3 से 4 डायरेक्ट आ जाऊं, ऐसा कोई एक्चुअल प्रोसेस नहीं है। बनाने को मैं यहां से यहां लाइन तो लगा सकता हूं, बट एक्चुअली फ्लूइड इस तरह बिहेव करता है क्योंकि अगेन आपको पता है फ्लूइड कुछ लॉस को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आइडियल गैस लॉ या मॉडिफाइड आइडियल गैस लॉ, ठीक है। उसकी बेसिस पे मैं यहां से यूं एक कर्व ड्रॉ नहीं कर सकता, हेंस Q out is compulsory. So I have tried to explain why Q out is compulsory and why it's a loss using different analogies. I hope it is clear now. Again, it is not a perfect explanation, but I hope you get the point. Now we'll talk about refrigerator. हमने heat engine की बात की, refrigerator क्या होता है? Refrigerator आप समझ सकते हैं, it is a kind of a heat engine, but it works a bit differently. हीट इंजन में हाई से लो टेम्परेचर में हीट जा रही है और हम क्या कर रहे हैं, वर्क आउटपुट ले रहे हैं। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, बेसिकली ये एक स्पेस है, हमारा जो सिस्टम है उससे हीट ये रिजेक्ट करवा रहा है क्योंकि इसने हमारे सिस्टम को कूल डाउन करना है, उसने उसका टेम्परेचर लो करना है। अगेन ये भी साइक्लिक डिवाइसेस हैं लाइक हीट इंजन। इसमें जो वर्किंग फ्लूइड है उसको हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं, जिसकी मोस्ट कॉमन टाइप है वो है वेपर कंप्रेशन व्हिच इन्वॉल्व्स 4 कंपोनेंट्स। इट इन्वॉल्व्स अ कंप्रेसर। हम कंप्रेसर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो रेफ्रिजरेंट है हम उसे कंप्रेस करते हैं, फिर इवेपोरेटर होता है, फिर कंडेंसर होता है जो कि आपके पास एसी इज अ काइंड ऑफ रेफ्रिजरेटर, हम उसकी बात कर लेते हैं। उसमें कंप्रेसर लगा हुआ है। फिर आउटडोर यूनिट है जो कि हम स्प्लिट एसी की आउटडोर यूनिट होती है। उसमें क्या होता है, हमारा जो कंप्रेस्ड होता है रेफ्रिजरेंट और वो अभी वो वेपर फॉर्म में होता है, उसको हम ठंडा करते हैं। फिर हम एक्सपेंशन वाल्व, इसको अगर मैं फ्रिज की एनालॉजी दूं तो हम समझाना आसान है, जो उसमें कैपिलरी ट्यूब लगी होती है, फ्रिज के पीछे कॉइल लगी होती है गोल गोल सी, वो एक्सपेंशन वाल्व होता है। इसमें हमारा एक्सपेंशन होती है जिसकी वजह से हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो काफी ठंडा हो जाता है। हमने पीछे पढ़ा था कि थ्रॉटलिंग वाल्व में कूलिंग की होती है, मैंने आपको थोड़ा समझाया था। रेफ्रिजरेंट इस तरह से हम डिजाइन करते हैं, हमने कहा था थ्रॉटलिंग वाल्व में हीटिंग भी हो सकती है और कूलिंग भी हो सकती है, पर हम इसको इस तरह डिजाइन करते हैं कि इसमें कूलिंग हो। और फाइनली जब रेफ्रिजरेंट बहुत ठंडा हो जाता है, आप देख सकते हैं प्रेशर भी लूज किया है। यहाँ पे 800 किलो पास्कल पे था, प्रेशर कांस्टेंट था कंडेंसर में, और इसका टेम्परेचर डिक्रीज किया। कंप्रेसर में हमने प्रेशर भी बढ़ाया, टेम्परेचर भी बढ़ाया, इसमें कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग हुई है, इसमें प्रेशर भी लो किया है एक्सपेंशन की वजह से और कूलिंग भी की है, क्योंकि जितनी भी एक्सपेंशन हुई है और वर्क करते हैं हम, एक्सपेंशन वर्क है वो लिक्विड ने एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी की है, तो उसका प्रेशर भी लूज हुआ है और इंटरनल एनर्जी की वजह से टेम्परेचर भी लूज हुआ है। अब इंडोर यूनिट आ गया एसी का या रेफ्रिजरेटर का, रेफ्रिजरेशन कंपार्टमेंट आ गया जिसमें वो हीट एब्जॉर्ब करेगा रेफ्रिजरेंट, और अगेन कांस्टेंट प्रेशर पे वो बॉयल हो जाएगा लिक्विड से वेपर, तो इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रह रहा है और प्रेशर भी कांस्टेंट रह रहा है, बट वो लिक्विड से बॉयल होके वेपर हो गया है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट अ रेफ्रिजरेशन साइकिल इज डूइंग। सो इट हैज अ कंप्रेसर, evaporator,
कंडेंसर एंड योर एक्सपेंशन वाल्व। स्टीम पावर प्लांट में हमारे पास क्या था, एक्सपेंशन वाल्व की जगह टरबाइन था, इवेपोरेटर की जगह हमारे पास बॉयलर था, कंप्रेसर की जगह हमारे पास पंप था एंड कंडेंसर की जगह हमारे पास कंडेंसर ही था। बट ये साइकिल यूं चलने के बजाय यूं चल रहा था। ओके, so I hope you understand the basic working of a refrigerator, air conditioner and a power plant. थर्मो 2 में इन डिटेल आप लोग ये चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे मकसद सिर्फ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल देना है। COP. COP is called coefficient of performance. Let's say we are talking about a refrigerator. यहाँ पे हमारे पास एक रेफ्रिजरेटेड स्पेस है। All right. Okay, let's discuss this COP in the next lecture. So to see you in the next lecture.